Hello student, today I will start function. Function is first chapter of calculus. जेई मेन और एडवांस दोनों में ही कैलकुलस सेक्शन का जो वेटेज है वो काफ़ी अच्छा वेटेज होता है और इस कैलकुलस सेक्शन में जो फंक्शन है ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। फंक्शन के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को कुछ गाइडलाइन भी दे दूं इस चैप्टर के बारे में। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जेई मेन और जेई एडवांस में पर्टिकुलरली फंक्शन चैप्टर से जो क्वेश्चन है वो या तो नहीं आता है या वेटेज काफ़ी कम रहता है, लेकिन स्टिल इससे फंक्शन की इम्पोर्टेंस कम नहीं होती है, क्योंकि फंक्शन एक कैलकुलस का ऐसा चैप्टर है जिसको अगर आप अच्छे से समझते हैं, अच्छे से इसके कॉन्सेप्ट को इन डेप्थ वे में आप स्टडी करते हैं तो डेफिनेटली इसका फ़ायदा आपको आगे जो चैप्टर्स हैं जिनसे कि अच्छा क्वेश्चन आता है जेई मेन में और जेई एडवांस में, उसमें आपको ये एडवांटेज मिलेगा। अगर फंक्शन के जो भी डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, डिफरेंट टॉपिक्स हैं, ये आपको कहीं भी इसमें कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट रहता है तो इसका सीधा सीधा इफेक्ट आगे आने वाले चैप्टर्स पे आएगा। इसलिए आप ये ध्यान रखें कि फंक्शन में जितने भी कॉन्सेप्ट मैं कवर कराऊँ ये सारे कॉन्सेप्ट आपको थोरली अच्छे से समझने हैं, इसको रिवाइज करना है। जो भी इस पर असाइनमेंट्स प्रोवाइड की जाएंगी ये असाइनमेंट्स प्रॉपरली आपने बनानी है, इनको सॉल्व करना है। डाउट क्लास भी जैसा मैंने पिछले लेक्चर्स में भी बताया है और चैनल के हेल्प से भी आपको बताया जा रहा है, डाउट क्लासेस हम जो भी चैप्टर्स के असाइनमेंट्स की रहेंगी उसको पैरेलल वे में प्लान करेंगे। ये क्लासेस मोस्ट प्रोबेबली आपकी लाइव क्लासेस ही होंगी जो अब हमारे ऐप के थ्रू भी हो सकती हैं, और ऐप के अलावा ये कुछ क्लासेस यूट्यूब के थ्रू भी लाइव क्लासेस फॉर्म में रहेंगी। तो स्टूडेंट, फंक्शन की बेसिक जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है इस पर जाने से पहले फंक्शन है क्या, इस कॉन्सेप्ट को एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। अगर कैजुअल वे में बात की जाए तो फंक्शन इज लाइक अ डिवाइस। यू कैन कंसीडर अ डिवाइस लेट्स से, और यू कैन ऑल्सो से इट इज अ मशीन। हमने एक मशीन इस तरीके से डिजाइन करी है जिसको हम एफ से डिनोट कर रहे हैं। सो फंक्शन इज ए मशीन और अ डिवाइस विच टेक्स सम इनपुट वैल्यू एंड गिव्स करस्पॉन्डिंगली अ यूनिक आउटपुट फॉर दैट पर्टिकुलर इनपुट। कहने का मतलब यह है कि फंक्शन एक ऐसी डिवाइस है जो एक इनपुट वैल्यू के करस्पॉन्डिंग एक यूनिक आउटपुट देती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस फंक्शन में लेट से x का कोई भी वैल्यू इन कराते हैं, x यहाँ पर लिखने का लॉजिक अभी ये है, हम मान लेते हैं कि x इनपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर x इनपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो लेट अस एज्यूम कि हमने x का कोई भी वैल्यू इन कराया, लेट से x इक्वल टू अल्फा। तो इसके करस्पॉन्डिंगली जो एक यूनिक आउटपुट मिलेगा, मान लेते हैं उस आउटपुट का नाम है y इक्वल टू y1। तो एक ऐसी डिवाइस या ऐसी मशीन जो एक सिंगल इनपुट के लिए एक सिंगल आउटपुट या यूनिक आउटपुट प्रोवाइड करती है। ये जो डिवाइस है, मान लेते हैं कि ये डिवाइस का बिहेवियर, लेट्स से हमने एक मशीन इस तरीके की डिजाइन करी या एक डिवाइस ऐसी डिजाइन करी जिसका बिहेवियर एक्स क्यूब फॉर्म का है। मतलब जो मशीन जिस फॉर्मूले पर काम कर रही है या जिस मैकेनिज्म पर काम कर रही है वो मैकेनिज्म एक्स क्यूब फॉर्म का है। तो अब अगर आप इस मशीन में एक्स की कोई भी वैल्यू एंटर कराएं, मान लेते हैं एक्स का वैल्यू हमने लिया 3, तो इसके करस्पॉन्डिंगली एक यूनिक आउटपुट हमें बाहर मिलेगी, दैट इज 27। तो फंक्शन एक ऐसी डिवाइस या एक ऐसी मशीन है जो एक यूनिक इनपुट के लिए एक यूनिक आउटपुट बाहर देती है। मान लेते हैं हमने x की वैल्यू को चेंज किया, लेट से x की वैल्यू हमने -1/2 ली, तो इसके करस्पॉन्डिंग फिर हमें एक यूनिक वैल्यू बाहर मिलेगी, दैट इज -1/8। तो जैसे जैसे हम x की वैल्यू है इन कराते जाएंगे, करस्पॉन्डिंगली हमें एक यूनिक आउटपुट मिलती जाएगी। सपोज हमने x का वैल्यू लिया 5, बाहर हमें वैल्यू मिला
125। तो ये जो मशीन है जिसको मैंने यहां पर एग्जाम्पल के फॉर्म में एक्स क्यूब लिया है, इसका जनरल नोटेशन एफ है। एफ एक सिंबॉलिक नोटेशन होता है फंक्शन के लिए। तो इस मशीन में इस तरीके के आप बहुत सारे इनपुट भेज सकते हैं। जितने भी इनपुट इस मशीन के अंदर जाएंगे, यू कैन से कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट। ध्यान रहे, सम इनपुट्स नहीं, ऑल पॉसिबल इनपुट। इस मशीन के अंदर जितने भी पॉसिबल इनपुट्स हम भेज सकते हैं, उस कलेक्शन ऑफ इनपुट्स को या ऑल पॉसिबल इनपुट्स का जो कलेक्शन है, दैट कलेक्शन इज नोन एज डोमेन। एंड ऑल करस्पॉन्डिंग आउटपुट्स, ये इनपुट है, ये आउटपुट है, ऑल करस्पॉन्डिंग आउटपुट्स ऑफ दिस मशीन, जितने भी आउटपुट पॉसिबल होंगे करस्पॉन्डिंग टू दीज मैनी वैल्यूज ऑफ इनपुट्स, दिस कलेक्शन ऑफ आउटपुट इज नोन एज रेंज। तो डोमेन इनपुट का कलेक्शन है और रेंज कंप्लीट आउटपुट का कलेक्शन है। और जो डोमेन से रेंज तक का रास्ता है वो इस मशीन से होके जा रहा है। इस मशीन का नाम एफ है। तो कैजुअल वे में आप इस तरीके से फंक्शन को समझ सकते हैं कि करस्पॉन्डिंग टू ईच इनपुट वी हैव अ यूनिक आउटपुट। इनपुट्स बढ़ते जाएंगे, आउटपुट्स भी आते जाएंगे। इनपुट्स के कलेक्शन को डोमेन और आउटपुट के कलेक्शन को रेंज। जैसे अगर आपने कभी ध्यान दिया हो बुक्स में, क्लास 11th में भी एनसीईआरटी बुक में एक चैप्टर होता है रिलेशन एंड फंक्शन। तो अगर कहीं पर लिखा हुआ है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसे बेसिकली पढ़ा इस तरीके से जाता है y इज ए फंक्शन ऑफ x। तो y इक्वल टू एफ ऑफ x, ये लिखने का मतलब यह है कि जो भी आप यहां x की वैल्यू इनपुट भेजेंगे, उस x की वैल्यू को इनपुट कराने के बाद ये f जो कि फंक्शन का नोटेशन है, इस वैल्यू को प्रोसेस करेगा। यहां पर इस एग्जांपल में f ये था और यहां जो x आ रहा है वो x ये वाले कलेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो x की वैल्यू हमने यहां पर भेजी, इसमें प्रोसेस हुई और बाहर वैल्यू ये निकली। तो उसी तरीके से यहां पर इसको समझना है, x की वैल्यू f के अंदर गई और करस्पॉन्डिंगली जितनी भी वैल्यूज हमारे पास बाहर निकल के आई वो कंप्लीट कलेक्शन y का है। तो ऑब्वियस है कि अगर हमसे पूछा जाए कि ये x है क्या, तो दिस x बिलोंग्स टू डोमेन। जो भी x की वैल्यूज हम यहां रख सकते हैं, इस x के कंप्लीट कलेक्शन को डोमेन कहा जाएगा। और ये डोमेन जब इस f में प्रोसेस होगा तो बाहर जो वैल्यू आउटपुट मिलेगी वो वैल्यू आउटपुट यानी कि y, ये y रेंज का कलेक्शन होता है। तो आप कैजुअल वे में कह सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय x, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट्स दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय y। तो y इज ए फंक्शन ऑफ x। अगर हम इसको और एग्जांपल से भी समझना चाहें, जैसे ये एक वेल नोन फार्मूला है c इक्वल टू 2 पाई r। दिस इज अ फार्मूला विच कनेक्ट सर्कमफरेंस विद रेडियस। सर्कल के रेडियस और सर्कमफरेंस के केस में ये यूज होता है। तो 2 पाई तो आपको मालूम है कांस्टेंट है, r रेडियस है, c सर्कमफरेंस है। तो हम यहां पर ये कह सकते हैं कि r की वैल्यू को अगर हम चेंज करें, रेडियस की वैल्यू को हम चेंज करें, तो करस्पॉन्डिंगली हमें c की भी डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी। एक r का वैल्यू इन कराएंगे, एक c का सर्कमफरेंस का वैल्यू आएगा, फिर r का वैल्यू चेंज करेंगे, फिर सर्कमफरेंस का वैल्यू आएगा। तो बेसिकली दिस क्वांटिटी c इज डिपेंडिंग अपॉन r। तो वी कैन से c इज ए फंक्शन ऑफ r। फंक्शन में एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल से कनेक्ट होता है। जिस वेरिएबल को आप इंडिपेंडेंट वैल्यू असाइन कर रहे हैं वो वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू मिल रही है c की, ये वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो फंक्शन एक स्पेशल टाइप का कनेक्शन भी है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में। तो ये जितना भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको फंक्शन के बारे में बताया, ये कैजुअल वे में हमने फंक्शन को डिफाइन किया है। अगर बात की जाए मैथमेटिकल डेफिनेशन की, तो मैथमेटिकल डेफिनेशन पर आते हैं।
मैथमेटिकल डेफिनेशन ये है, लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। स्टूडेंट्स, नॉन एम्प्टी सेट्स के बारे में आप लोग पहले से जानते हैं। नॉन एम्प्टी सेट मीन्स ऐसा सेट जिसमें मिनिमम एक एलिमेंट की प्रेजेंस जरूरी है। एम्प्टी सेट हम 5 को बोलते हैं। तो ए और बी हमने दो नॉन एम्प्टी सेट एज्यूम किए हैं। लेट अस एज्यूम टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी। इस ए और बी में कुछ एलिमेंट्स लेट कर लेते हैं, लेट से x1, x2, x3, x4। सेट बी में भी कुछ एलिमेंट ले लेते हैं, y1, y2, y3। तो सेट ए में जो 4 एलिमेंट्स हैं और सेट बी में 3 एलिमेंट हमने एज्यूम किए हैं। तो एक सेट ए है और एक सेट बी है, और ए से बी में हमें फंक्शन जो डिफाइन करना है, इस डेफिनेशन को देखा जाए, ये लिखा हुआ है f such that from a to b। इस नोटेशन का मतलब होता है f इज ए फंक्शन, f जैसे मैंने अभी पहले बताया f फंक्शन का नोटेशन है, f इज ए फंक्शन विच इज डिफाइंड फ्रॉम सेट a टू सेट b। या आप कह सकते हो f इज ए मैपिंग फ्रॉम सेट a टू सेट b। फंक्शन हमेशा एक सेट से दूसरे सेट में जाने वाला एक मैपिंग या एक एसोसिएशन है। तो डेफिनेशन है f फ्रॉम a टू b इज अ रूल। फंक्शन एक ऐसा नियम है विच एसोसिएट्स और विच मैप्स ईच एलिमेंट ऑफ सेट a टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट b। इसको थोड़ा ध्यान से समझना होगा। सेट ए के हर एक एलिमेंट को, यहां पर आप ईच एलिमेंट को अंडरलाइन करें, यूनिक एलिमेंट को अंडरलाइन करें। फंक्शन एक ऐसा रूल है जो सेट ए के ईच एलिमेंट, मतलब हर एक एलिमेंट को सेट बी के किसी यूनिक एलिमेंट से एसोसिएट करता है। एसोसिएट करना मतलब कनेक्ट करना, या इसको मैपिंग भी बोला जाता है। सपोज मैंने सेट ए के एलिमेंट x1 को y2 से मिला दिया, तो एक तरह से हमने करा ये कि x1 एलिमेंट ऑफ सेट ए का एलिमेंट x1 है, इज कनेक्टेड टू y2 एलिमेंट ऑफ सेट बी। मतलब सेट ए का पहला एलिमेंट सेट बी के y2 एलिमेंट से कनेक्ट हो गया है। तो इसको हम लैंग्वेज में ये बोलेंगे कि x1 एलिमेंट ऑफ सेट ए इज मैप्ड और एसोसिएटेड विद y2 एलिमेंट ऑफ सेट बी। तो इस तरह का जो कनेक्शन है, इस तरह का जो एसोसिएशन है, या इस तरह का जो मैपिंग है, ये हमें केवल एक एलिमेंट के लिए नहीं करना है, हमें सेट ए के सारे एलिमेंट को इंगेज करना होगा, क्योंकि यहां पर मेंशन्ड है ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो मान लेते हैं x2 एलिमेंट y3 से कनेक्ट हुआ, x3 भी y2 से कनेक्ट हो गया, और x4 कनेक्ट हो गया y1 से। ये हमने एक एग्जाम्पल समझने के लिए इस तरह का एक कनेक्शन या एसोसिएशन एज्यूम कर लिया है। तो x1, x2, x3, x4 यानी कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज कनेक्टेड समवेयर। सेट ए के सारे एलिमेंट कहीं ना कहीं कनेक्ट हो गए, और ध्यान इस बात का रखा गया है कि हर एक एलिमेंट सेट बी के एक यूनिक एलिमेंट से जाके मिले। फंक्शन की डेफिनेशन में देखा जाए तो यही दो ही पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी एसोसिएशन एक सेट से दूसरे सेट में जाता है, या कोई भी मैपिंग एक सेट से दूसरे सेट में जा रही है, तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जहां से मैपिंग शुरू हुई वहां के सारे एलिमेंट यूज होने चाहिए कहीं ना कहीं, और यूनिक एलिमेंट से कनेक्ट होने चाहिए। आप देख सकते हैं सारे एलिमेंट को हमने कहीं ना कहीं कनेक्ट किया, और एक एलिमेंट को एक ही यूनिक एलिमेंट से मिलाया गया है। जैसे x1 का एसोसिएशन y2 के साथ, x2 का एसोसिएशन y3 के साथ, x3 का एसोसिएशन y2 के साथ। अब यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इन दोनों एलिमेंट को हमने y2 से क्यों मिलाया, क्योंकि डेफिनेशन में ये नहीं लिखा है कि एक बार पहला एलिमेंट जिससे कनेक्ट हो गया उससे कोई और एलिमेंट नहीं हो सकता है। डेफिनेशन में ये लिखा है कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज कनेक्टेड टू यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। यानी कि यहाँ का जो हर एक एलिमेंट है वो सेट बी के यूनिक एलिमेंट से मिलना चाहिए,
वो एलिमेंट किसी और एलिमेंट से भी एसोसिएट होकर आया हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब है जब आपका मैपिंग इस तरीके का बनने लगे। इस तरीके की मैपिंग में दिक्कत क्या है कि एक एलिमेंट चला सेट ए का और उससे दो दो एरो बाहर आए, यानी कि एक एलिमेंट के दो आउटपुट बाहर आ गए, यानी कि जो एक एलिमेंट है उससे हमारे पास जो मैपिंग आई है वो दो दो एलिमेंट की आ गई। ये पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट ए फंक्शन। ये कनेक्शन एफ है जिसको हमने अभी पढ़ा, एफ मैपिंग फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो स्टूडेंट फंक्शन में एक बार फिर से मैं इसको समराइज कर रहा हूं। फंक्शन एक ऐसा रूल है ए टू बी, हमेशा फंक्शन एक सेट से दूसरे सेट में मैप होता है और हमेशा ये मैपिंग इस तरीके से चलेगी कि जहां से मैपिंग शुरू हुई है उस सेट के सारे एलिमेंट यूज हो जाएं और जिस सेट पर जाके कनेक्ट हुआ है वहां के यूनिक एलिमेंट से जाकर के ये मिले। एक पॉइंट से दो एरो नहीं निकलना चाहिए, जैसा मैंने आगे एग्जांपल बताया है, जो कि एक फंक्शन नहीं है। अब यहां पर यह समझने की जरूरत है कि इस तरीके की जो सिचुएशन है ये हमारे सामने आएगी कब, जब हम कैजुअल वे में फंक्शन को डिफाइन कर रहे थे या फंक्शन की डेफिनेशन को समझने की कोशिश कर रहे थे। यहां पर भी मैंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला था कि ये मशीन इस तरीके से काम करेगी एफ या एक्स क्यूब कि एक इनपुट के करस्पॉन्डिंग एक आउटपुट देती। मान लेते हैं कि मशीन का जो नेचर है वो प्लस माइनस एक्स रेज टू द पावर 5 है। अब ये डिवाइस या ये मशीन फंक्शन नहीं हो सकती क्योंकि इसमें अगर आप x का कोई भी वैल्यू इन कराएंगे, एक एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं 2, तो ये x की वैल्यू जब इसमें जाएगी तो इसके करस्पॉन्डिंगली हमारे पास दो आउटपुट बाहर आएंगे, एक प्लस 2 रेज टू द पावर 5 और एक माइनस 2 रेज टू द पावर 5। तो ऐसे केस में ये डिवाइस फंक्शन नहीं है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इस लॉजिक को इस मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ फंक्शन से कनेक्ट कैसे किया जाए। तो कनेक्ट करने का एक बड़ा सिंपल तरीका है। यहां जिसे मैं इनपुट बोल रहा था, जिसको मैंने नाम दिया था कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट इज डोमेन, यहां पर ये जो सेट ए है इसे बोला जाता है डोमेन। एफ फ्रॉम ए टू बी है तो जहां से मैपिंग शुरू हुआ है उस सेट का नाम डोमेन है। जिस सेट बी में ये मैपिंग जा रहा है, ये सेट बी, इसका नाम होता है कोडोमेन। और सेट ए के ये सभी एलिमेंट सेट बी में जिन एलिमेंट से कनेक्ट हुए हैं उन एलिमेंट्स के कलेक्शन को रेंज कहा जाता है। जैसे x1, x2, x3, x4, ये सारे एलिमेंट सेट बी में कौन कौन से एलिमेंट से कनेक्ट हुए हैं? तीन एलिमेंट से कनेक्ट हुए हैं, y1, y2 और y3। तो इन तीनों का जो कलेक्शन है y1, y2 एंड y3, इसको हम बोलेंगे रेंज। तो इस एग्जांपल में रेंज का मतलब है y1, y2, y3 विच इज ऑब्वियसली इक्वल टू सेट बी। ऐसा हो सकता है कि इस एग्जाम्पल को देखकर आपको यह लगे कि कोडोमेन और रेंज दोनों सेम चीज हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। रेंज और कोडोमेन में बहुत डिफरेंस है। एक बार फिर से इस बात को समझना है। अगर इस तरीके का सिंबॉलिक नोटेशन आपको दिया जाता है एफ फ्रॉम ए टू बी, तो ये तो डेफिनेटली डोमेन है जहां से मैपिंग शुरू हुआ है इनपुट वैल्यूज। जिस सेट में मैपिंग गया है उस सेट का नाम कोडोमेन फिक्स है। रेंज में वो एलिमेंट आते हैं जो x1, x2, x3, x4 यानी कि डोमेन के एलिमेंट से एसोसिएट होकर के आए। तो बाई चांस यहां पर इन चारों से मिलाने पर इन चारों से एसोसिएट होने वाले सेट बी के तीनों ही एलिमेंट आ गए, इसलिए y1, y2, y3 यानी कि कंप्लीट सेट बी रेंज भी हो गया। लेकिन आप इस एग्जांपल को ऐसे समझिए, अगर मैंने यहां पर सेट बी में 3 एलिमेंट के बजाय 5 एलिमेंट लिए होते, जस्ट एक एग्जांपल है y4 एंड y5, तो अब आप समझ सकते हैं कि कोडोमेन और रेंज में बहुत डिफरेंस है।
कोडोमेन तो अभी भी सेट बी होगा, कंप्लीट सेट बी, लेकिन रेंज में यहां पर जो एलिमेंट आएंगे वो केवल y1 y2 और y3 आएंगे। इसका मतलब जो रेंज है वो जरूरी नहीं है कि कोडोमेन के सेट से मैच हो जाए। रेंज कोडोमेन के इक्वल हो भी सकता है या फिर रेंज कोडोमेन से छोटा कलेक्शन भी हो सकता है। तो इस एग्जांपल में सेट बी बड़ा सेट हो गया क्योंकि y4 y5 एक्स्ट्रा है, और जबकि रेंज में केवल 3 ही एलिमेंट है y1 y2 एंड y3 विच इज ऑब्वियसली नाउ नॉट इक्वल टू बी। यहां से एक पॉइंट और क्लियर होता है कि रेंज इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन। सबसेट मींस पार्ट। सबसेट ऑफ कोडोमेन का मतलब यह है कि किसी भी क्वेश्चन में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि रेंज कोडोमेन वाले कलेक्शन से एक्सीड कर जाए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि रेंज का जो भी एलिमेंट आएगा वो सेट बी के अंदर ही आएगा, और सेट बी कोडोमेन का सेट है। तो जाहिर सी बात है कि जो यहाँ से एलिमेंट कनेक्ट होकर के आए हैं सेट बी में, या तो वो इससे एज इट इज मैच हो जाएंगे बी के कंप्लीट कलेक्शन से, या बी के कुछ हिस्से से कनेक्ट होंगे। तो जिन एलिमेंट से बी के साथ ये कनेक्शन हुआ है, जो कि यहाँ y1 y2 y3 है, केवल उन आउटपुट को, उन वैल्यूज के कलेक्शन को रेंज कहते हैं, जबकि कोडोमेन जैसा मैंने बताया कंप्लीट सेट बी है। तो ये ध्यान रखें कि रेंज किसी एग्जाम्पल में सेट बी के बराबर भी हो सकता है, और रेंज जो है वो सेट बी का एक पार्ट भी हो सकता है, जिसे सबसेट कहा जाता है। अब हम आगे इस पर बात करेंगे कि रेंज कोडोमेन के इक्वल है या कोडोमेन से छोटा है, इससे टाइप ऑफ फंक्शन पर क्या असर पड़ता है। इस एग्जाम्पल को अगर हम देखें, जिसमें हमने सेट ए में 3 एलिमेंट लिए हैं अल्फा बीटा गामा, और सेट बी के अंदर 4 एलिमेंट है y1 y2 y3 और y4। तो f फंक्शन एक डिफाइंड है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। अगर यहां पर डोमेन की बात की जाए तो डोमेन सेट ए है, अल्फा बीटा गामा के कलेक्शन से जो बना है। रेंज की अगर बात की जाए, रेंज, तो रेंज में यहां पर जो एलिमेंट्स आए हैं पीछे अल्फा बीटा गामा से कनेक्ट होकर, केवल 2 एलिमेंट y1 और y2। तो रेंज इज बेसिकली अ सेट कंटेनिंग एलिमेंट्स y1 एंड y2। और सेट भी जैसा मैंने अभी बताया ये कोडोमेन है। तो इस एग्जांपल में रेंज कोडोमेन से छोटा कलेक्शन है। आप देख सकते हैं रेंज में केवल ये 2 एलिमेंट हैं, जबकि कोडोमेन बड़ा कलेक्शन है। तो हमें यह ध्यान रखना है, इफ रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन in a function, then fx is known as an onto function. Otherwise into। जिन फंक्शन में रेंज कोडोमेन के इक्वल आ जाए, ऐसे फंक्शन को ऑनटू फंक्शन कहते हैं। 2 ही बातें हो सकती हैं, या तो रेंज कोडोमेन से एज इट इज मैच कर जाए, या रेंज कोडोमेन से छोटा रह जाए। तो इस एग्जांपल में तो रेंज कोडोमेन से छोटा है, जैसा कि हमें सेट बी से दिख रहा है। तो इसलिए अगर इस मैपिंग को देखकर ये पूछा जाए कि ये फंक्शन ऑनटू है या इनटू है, तो आंसर होगा कि ये फंक्शन इनटू है। ध्यान रहे फंक्शन का 2 ही टाइप हो सकता है, या तो वो ऑनटू है या ऑनटू नहीं है। तो ऑनटू नहीं है मीन्स वो इनटू है। तो ऑनटू फंक्शन के केस में याद रखें रेंज और कोडोमेन सेम है कि नहीं, एग्जैक्टली सेम, दोनों इक्वल कलेक्शन है कि नहीं, ये चेक करना है। अगर दोनों इक्वल हैं तो ऑनटू डिक्लेयर कर देना है, और अगर
रेंज कोडोमेन से छोटा रह जाता है तो फंक्शन का नाम इनटू होगा। यहां पर एक बात ये भी समझनी है कि ये जो ऑन टू है इसका एक दूसरा नाम भी होता है, दैट इज नोन एज सर्जेक्टिव। तो ऑन टू फंक्शन, सर्जेक्टिव फंक्शन सेम चीज है। समटाइम्स ऑन टू फंक्शंस आर आल्सो नोन एज ऑन टू मैपिंग। कई बार जेई के पेपर में भी क्वेश्चन आया है जहां फंक्शन की जगह मैपिंग वर्ड यूज होता है। तो सर्जेक्टिव मैपिंग, ऑन टू मैपिंग इज सेम एज ऑन टू फंक्शन, सर्जेक्टिव फंक्शन। सेट बी के जो एलिमेंट सेट ए से कनेक्ट होकर आए हैं, ये सभी एलिमेंट सेट बी के, जो कि यहाँ पर y1 और y2 दिखाई दे रहे हैं, इनको f इमेजेस भी बोला जाता है। इसको इस तरीके से समझा जाना चाहिए, अगर हम y इक्वल टू एफ एक्स की बात करें इसी डायग्राम में या इसी मैपिंग में, तो आप देख सकते हैं कि जब x का वैल्यू अल्फा है तो अल्फा यहां रखने पर f में प्रोसेस होगा और बाहर जो वैल्यू आएगा वो y का होगा। जैसा मैंने बताया x डोमेन का एलिमेंट है और y जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है रेंज को। तो अगर हम यहाँ पर x इक्वल टू अल्फा पुट करें अकॉर्डिंग टू दिस मैपिंग, तो y का वैल्यू आता है f अल्फा, जिसे पढ़ा जाता है f ऑफ अल्फा। मतलब अल्फा के करस्पॉन्डिंग आने वाला जो y का वैल्यू है, दैट वैल्यू इन दिस मैपिंग इज y1। ये अल्फा f के अंदर प्रोसेस हुआ और बाहर आउटपुट आया y1, तो इसका मतलब यह है कि y1 अल्फा के करस्पॉन्डिंग आने वाली f इमेज है। तो आप ये ध्यान रखें कि जो करस्पॉन्डिंग आउटपुट होता है किसी x की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग, उस आउटपुट को हम f इमेज भी बोलते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि f इमेज ऑफ अल्फा या इमेज ऑफ अल्फा अंडर द ऑपरेशन f is y1. Similarly, if we put x equal to beta from diagram, it is clear that y2 equal to f of beta. इसको किस तरह से समझा जाना चाहिए? बीटा के करस्पॉन्डिंग जो f इमेज है या बीटा का जो आउटपुट है करस्पॉन्डिंग, वो आउटपुट y2 है, तो f of beta is equal to y2. Similarly, if we put x equal to gamma, then again y2 equal to f of gamma, क्योंकि गामा भी वहां पर कनेक्ट हुआ है किसके साथ? y2 के साथ। तो ये सब इनपुट्स हैं और ये आउटपुट है जिसका दूसरा नाम मैंने बताया f इमेज भी है। इसको एक रिवर्स वे में भी समझा जा सकता है। जैसा मैंने कहा अल्फा का f इमेज y1 है, उसी तरीके से हमें इसको ऐसे भी समझना है कि y1 का प्री इमेज अल्फा है। इसको एक बार फिर से समझा जाए, अल्फा का f इमेज y1 है तो y1 का प्री इमेज कहलाएगा अल्फा। इसी तरीके से बीटा का अगर f इमेज y2 है तो y2 का प्री इमेज बीटा है, गामा का f इमेज y2 है तो y2 का प्री इमेज गामा है। तो इसका मतलब y2 के दो प्री इमेज हो गए इस एग्जांपल में, बीटा और गामा। फंक्शन की डेफिनेशन में ये जरूरी है, जैसा मैंने अभी यहाँ पर ये डेफिनेशन मेंशन किया है कि एक एलिमेंट का f इमेज एक ही होगा, लेकिन जो सेट बी के एलिमेंट हैं उनके एक से ज्यादा प्री इमेज हो सकते हैं। एक एलिमेंट के दो इमेज पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो सेट बी के एलिमेंट हैं उसके एक से ज्यादा प्री इमेज हो सकते हैं। ये फंक्शन की डेफिनेशन में हमको ध्यान रखना है। ऑन टू फंक्शंस की अगर हम एक प्रॉपर डेफिनेशन की भी बात करें इस ऑन टू फंक्शन की, तो वो डेफिनेशन हम यहाँ पर एक और तरीके से भी दे सकते हैं। ऑन टू का मतलब था कि रेंज और कोडोमेन मैच करेगा, यानी कि दोनों एग्जैक्टली इक्वल होगा। तो आप कह सकते हैं इफ सेट बी कंटेन्स एट लीस्ट वन एलिमेंट विच इज हैविंग नो प्री इमेज इन सेट ए, अगर सेट बी में कम से कम एक एलिमेंट भी ऐसा है जो कि खाली है, खाली है मतलब उसका कोई प्री इमेज नहीं है,
तो जाहिर सी बात है जब सेट बी में कोई एलिमेंट खाली रहेगा तो इसका मतलब जो रेंज निकल करके आएगी वो कभी कोडोमेन के इक्वल नहीं होगी। तो ऐसे केस में हम फंक्शन को इनटू फंक्शन कहेंगे। तो इसलिए इनटू फंक्शन को इस तरीके से भी डिफाइन किया जा सकता है कि एटलीस्ट वन एलिमेंट सेट बी में ऐसा होना चाहिए जिसका कि कोई प्री इमेज नहीं हो। जबकि ऑन टू में क्या होगा कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी ये है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी आर हैविंग सम प्री इमेज इन सेट ए। अगर सेट बी के सारे एलिमेंट की कोई ना कोई प्री इमेज सेट ए में है तो फंक्शन ऑन टू है। तो ये डिफरेंस हो गया ऑन टू और इनटू फंक्शन में। एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल से कनेक्ट करने वाला कोई भी कनेक्शन या कोई भी रिलेशन फंक्शन होगा या नहीं, इसको चेक करने का एक ग्राफिकल मेथड भी है। जैसा हमने फंक्शन की डेफिनेशन में पढ़ा कि फंक्शन में एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग एक ही आउटपुट बाहर आ सकता है। तो अगर हम एक एग्जांपल देखें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। अगर आपने कोऑर्डिनेट का बेसिक इंफॉर्मेशन आपके पास है तो आपको ध्यान भी होगा ये एक सर्कल है। ये कोऑर्डिनेट 2D ज्योमेट्री में एक सर्कल का इक्वेशन है और ये ऐसा सर्कल होता है जिसका सेंटर 0,0 है और रेडियस 3 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। तो इस इक्वेशन में x और y आपस में कनेक्टेड हैं एक रिलेशन से। अगर हम इसको y की वैल्यू के लिए सॉल्व करें तो y आता है प्लस माइनस रूट अंडर 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक तरीका तो यह है कि आप इस तरीके से सोचें कि एक x की वैल्यू अगर यहाँ पुट करी जाए, कोई भी एक x की वैल्यू, सपोज आपने x का वैल्यू ले लिया 2, तो उसके करस्पॉन्डिंगली आपको वेरिएबल y की एक यूनिक वैल्यू नहीं मिलेगी, दो वैल्यूज मिलेंगी, एक प्लस साइन के साथ और एक माइनस साइन के साथ। तो ऑब्वियसली एक x के करस्पॉन्डिंगली दो y है, तो दिस इज नॉट ए फंक्शन। तो कोई भी x और y का रिलेशन फंक्शन होगा या नहीं, इसको चेक करने का एक ग्राफिकल मेथड भी है जिसे हम बोलते हैं VLT, यानी कि वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट एक बहुत ही इजी टाइप का टेस्ट है। इस टेस्ट में आपको क्या करना है कि जो भी ग्राफ आपको दिया हो या जो भी ग्राफ आप इक्वेशन से ड्रॉ कर रहे हैं, उस ग्राफ में एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें। वर्टिकल लाइन से मेरा मतलब है कि y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करें। अगर आपको एक भी लाइन ऐसी दिखती है वर्टिकल लाइन जो इस ग्राफ को एक से ज्यादा जगह काटती है, इस बात को फिर से समझा जाए, अगर एक भी लाइन आपको ऐसी मिल जाए जो इस ग्राफ को एक से ज्यादा जगह काटे, जैसे ये लाइन दो जगह काट रही है, तो इट इज नॉट ए फंक्शन। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर वर्टिकल लाइन ग्राफ को एक से ज्यादा जगह काटती है तो इसका मतलब एक x के करस्पॉन्डिंग, मान लेते हैं ये कोई x कोऑर्डिनेट है, तो इस x के करस्पॉन्डिंगली एक y आपको ये हाइट पे मिलेगा और दूसरा y इस हाइट पे मिलेगा। यानी कि एक x के करस्पॉन्डिंगली आपके पास कितने y हो गए? दो। एक y ये है और एक y ये है। तो ऑब्वियसली दिस इज नॉट ए फंक्शन। यहां से भी वही चीज दिख रही थी कि एक x के लिए दो y आएंगे प्लस और माइनस साइन के साथ। किसी भी तरीके का ग्राफ हो सकता है। मान लेते हैं इस तरीके का कुछ ग्राफ है और हमें चेक करना है ये फंक्शन है कि नहीं। तो अगर आप यहां पर वर्टिकल लाइन बनाएंगे इस तरीके से तो एक ही जगह इंटरसेक्ट करती हुई दिखेगी। लेकिन जैसा मैंने अभी बताया कि अगर हमें एक भी लाइन, सिंगल लाइन भी ऐसी मिल जाती है जो ग्राफ को एक से ज्यादा जगह काटती है, तो इसका मतलब वो फंक्शन नहीं है। तो ऑब्वियस है अगर हम यहां पर एक लाइन बनाएं तो इसका इंटरसेक्शन एक से ज्यादा है, तो ये भी एक फंक्शन नहीं है। जिन ग्राफ में हमें वर्टिकल लाइन बनाने पर सारी लाइन इस तरीके की मिले कि वो एक ही जगह इंटरसेक्ट करती हो, एक से ज्यादा इंटरसेक्ट वाली एक भी लाइन ना हो, तो वो फंक्शन होंगे। तो ये एक टेस्ट है, वर्टिकल लाइन टेस्ट इसको कहा जाता है, जिससे आप ये चेक कर सकते हैं कि दिया गया कनेक्शन x और y में या रिलेशन फंक्शन होगा कि नहीं। स्टूडेंट, एक पॉइंट का हम और ध्यान रखें, रिलेशन एक सेपरेट टॉपिक है। अगर हम एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एनसीईआरटी में जो ऑर्डर होता है उसमें रिलेशन एंड फंक्शन आता है। मतलब पहले रिलेशन पढ़ के फिर हम रिलेशन से फंक्शन की तरफ जाते हैं। तो फंक्शन का एक डेफिनेशन सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर से भी आता है, जो कि बेसिकली कार्टेशियन प्रोडक्ट और रिलेशन के कंटिन्यूएशन में है।
तो अभी जो फंक्शन मैं आप लोगों को बता रहा हूं इसमें मैंने रिलेशन का कहीं पर यूज नहीं किया है, लेकिन फंक्शन एंड होते ही हम रिलेशन टॉपिक जब पढ़ेंगे तब आपको ये क्लियर होगा कि रिलेशन से फंक्शन किस तरीके से डिफाइन किया जाता है। अभी मैं जो फंक्शन आपको बता रहा हूं इसमें रिलेशन का कहीं पर यूज नहीं है, लेकिन हम इस टॉपिक रिलेशन को कवर करेंगे क्योंकि रिलेशन जेई मेन के सिलेबस का हिस्सा है। एडवांस में रिलेशन नहीं है लेकिन जेई मेन में है, तो ऑब्वियसली फंक्शन खत्म होते ही हम सीधा रिलेशन टॉपिक पर जाएंगे। जिस तरह से हमने अभी देखा कि फंक्शन के दो टाइप हैं, एक इनटू और एक ऑनटू, उसी तरह से फंक्शन की दो टाइप और भी हैं जिन्हें कहा जाता है वन वन फंक्शन एंड मैनी वन फंक्शन। मतलब जिस तरह से कोई भी फंक्शन या तो इनटू होगा या ऑनटू होगा, अगर इनटू नहीं है तो ऑनटू होगा, ऑनटू नहीं है तो इनटू होगा, उसी तरीके से कोई भी फंक्शन अगर वन वन है तो मैनी वन नहीं हो सकता, और अगर मैनी वन है तो वन वन नहीं हो सकता। तो वन वन फंक्शन का डेफिनेशन क्या है इसको समझते हैं। वन वन का मतलब है इफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स of set A have distinct images in set B, then function is said to be one one। हमने फिर से एक फंक्शन लेट किया है जो सेट ए से सेट बी में डिफाइंड है, सेट ए डोमेन सेट बी को डोमेन। तो अगर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए का सेट बी में डिस्टिंक्ट इमेजेस हैं, मतलब सेट ए के अलग अलग एलिमेंट सेट बी में अलग अलग इमेज बनाते हैं। इसको आप एरो डायग्राम से भी समझ सकते हैं, मैपिंग की हेल्प से। मान लेते हैं ये दो सेट ए और बी हैं। सेट ए के अंदर एलिमेंट्स हैं x1, x2, x3, x4, और यहाँ पर एलिमेंट है y1, y2, y3, y4, y5। तो सपोज हमने x1 को कनेक्ट किया y2 से, x2 को किया y5 से, x3 को कनेक्ट किया y1 से, और x4 को कनेक्ट किया y3 से। तो आप देख सकते हैं कि सेट ए के अलग अलग एलिमेंट सेट बी के अलग अलग एलिमेंट से कनेक्ट हो रहे हैं। तो इसको हम इस तरह से पढ़ेंगे, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर हैविंग डिस्टिंक्ट इमेजेस इन सेट बी। तो इस तरीके का जो फंक्शन है उसका नाम है वन वन फंक्शन। इस तरीके का जो फंक्शन है इसको हम वन वन फंक्शन कहते हैं। यह भी ध्यान रखें कि जो वन वन फंक्शन है इसका एक दूसरा नाम भी है इंजेक्टिव फंक्शन। जैसे मैंने बताया ऑन टू का दूसरा नाम सर्जेक्टिव फंक्शन है, उसी तरीके से वन वन का दूसरा नाम इंजेक्टिव फंक्शन भी होता है। तो वन वन फंक्शन की डेफिनेशन हो गई डिस्टिंक्ट एलिमेंट डिस्टिंक्ट इमेजेस। आप इसको इस तरीके से भी समझें कि सेट ए में अगर सपोज आपके पास n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो ऑब्वियस है कि सेट बी में n इमेजेस का आना कंपलसरी है, क्योंकि एक एलिमेंट जब एक से कनेक्ट होगा वन वन का मतलब ही है 1 to 1, एक से एक। तो n एलिमेंट अगर इधर आएंगे तो n इमेजेस भी बनाएंगे सेट बी के अंदर। वहीं दूसरी तरफ अगर मैनी वन फंक्शन की बात की जाए, मैनी वन, तो मैनी वन में at least two elements of set A, at least two element of set A must have same image in set B। सपोज यहां का एक एग्जांपल ले लेते हैं। x1 y1 से कनेक्ट किया, x2 को भी y1 से और x3 को y3 से। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि x1 और x2 दोनों का जो इमेज है वो सेम है। इसका मतलब सेट ए के दो एलिमेंट सेम एलिमेंट बी के y1 से कनेक्टेड है। तो यहां पर और वहां पर डिफरेंस आप देख सकते हैं, वहां जितने ए से एलिमेंट चले थे उतने ही इमेजेस आए। यहां पर क्या है, बी में पहुंचने पर इमेज घट जाएंगी, क्योंकि सेट ए में 3 एलिमेंट है लेकिन सेट ए के 2 एलिमेंट एक ही एलिमेंट से जाके कनेक्ट हो गए। अब यहां पर फिर मैं बता दूं, कई स्टूडेंट शुरुआत में जब फंक्शन बिगिनिंग में पढ़ते हैं तो उन्हें ये कन्फ्यूजन फिर होने लगता है कि हमने पढ़ा था ये तो फंक्शन ही नहीं है। मैं फिर से एक बार रिकॉल करा दूं कि ये फंक्शन है,
फंक्शन में मैंने क्या कहा था कि एक एलिमेंट के दो इमेज नहीं हो सकते हैं, लेकिन दो एलिमेंट का तो एक इमेज हो ही सकता है। तो इसलिए मैनी वन फंक्शन के केस में आपको बस ये चेक करना है कि कोई से दो एलिमेंट ऐसे हों, कम से कम दो एलिमेंट, तीन भी हो सकते हैं, जिनका कि सेट बी में सेम इमेज आता हो। अगर ऐसा है तो उस फंक्शन को हम मैनी वन कहेंगे। तो ये वन वन और मैनी वन का एक एग्जाम्पल था। इस डिस्कशन के बेसिस पर जो यहाँ पर एरो डायग्राम हमने बनाया है, इसके बेसिस पर हम फंक्शंस को 4 पार्ट्स में डिवाइड भी कर सकते हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो अगर हम क्लासिफिकेशन या टाइप्स की बात करें तो पहला टाइप है फंक्शन में वन वन एंड इनटू, दूसरा पार्ट है वन वन एंड ऑन टू, तीसरा पार्ट है मैनी वन एंड इनटू, फोर्थ पार्ट है मैनी वन एंड ऑन टू। तो 4 टाइप के फंक्शन हो गए। कोई भी फंक्शन वन वन भी हो सकता है, साथ में इनटू या ऑन टू भी हो सकता है। जैसे मैंने बताया कि इनटू ऑन टू में से कोई एक हो सकता है, वन वन मैनी वन में से कोई एक हो सकता है। लेकिन अगर फंक्शन को दोनों को मिला के देखें, इनटू ऑन टू और उधर वन वन मैनी वन को, तो 4 तरीके के फंक्शन क्रिएट हो सकते हैं। वन वन के साथ एक बार इनटू, एक बार ऑन टू, इसी तरीके से एक बार मैनी वन के साथ इनटू और एक बार मैनी वन के साथ ऑन टू। जैसे इसी डायग्राम को हम फिर से देखें, वन वन तो ये है ही क्योंकि 1 to 1 हमने बनाया है। इसको हम वन वन के साथ इनटू भी बोलेंगे। अभी थोड़ी देर पहले हमने इनटू की क्या डेफिनेशन पढ़ी थी? अगर सेट बी में एक भी एलिमेंट ऐसा हो जो खाली है मतलब हैविंग नो प्री इमेज इन सेट ए, तो वो फंक्शन इनटू हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं सेट बी में y4 खाली पड़ा हुआ है, तो y4 की कोई प्री इमेज पीछे नहीं है। तो ये जो आपको फंक्शन दिख रहा है या ये जो एरो डायग्राम दिख रहा है फंक्शन का, ये वन वन के साथ साथ इनटू भी हो गया। तो इसको हम पढ़ेंगे वन वन एंड इनटू। अगर सपोज सेट बी में y4 नहीं होता, ये जो y4 दिखाई दे रहा है, मान लेते हैं y4 नहीं होता है, इसको हम हटा देते हैं। तो अब आप देख सकते हो कि सेट बी के जितने भी एलिमेंट हैं वो सब रेंज के पार्ट भी हैं। मतलब जितने रेंज के एलिमेंट हैं वो सेट बी से एज इट इज मैच हो गया, यानी कि रेंज कोडोमेन के बराबर आ गया। तो ये फोटो अब या ये जो एरो डायग्राम है अब किसका बन गया? ऑन टू फंक्शन का। तो y4 को हटाते ही ये एग्जाम्पल अब वन वन एंड ऑन टू फंक्शन का काम करेगा। इसी तरीके से इसे हम क्या बोलेंगे? मैनी वन ये पहले से है, लेकिन सेट बी में 2 एलिमेंट खाली भी पड़े हुए हैं, तो इसका मतलब ये मैनी वन है और साथ में इनटू है। अगर मैं इस सेट बी में से y2 को हटा दूं और y4 को भी हटा दूं, अभी एक नया क्वेश्चन है, तो ये फंक्शन आएगा मैनी वन के साथ साथ ऑन टू। ऑन टू इसलिए क्योंकि रेंज में आने वाले 2 एलिमेंट y1 और y3 यही अब सेट बी के इक्वल हैं, जो कि कोडोमेन। तो स्टूडेंट्स ये ध्यान रखें कि जब हमें टाइप्स ऑफ फंक्शन पूछा जाए किसी क्वेश्चन में या टाइप्स ऑफ फंक्शन की बात करनी हो, तो 4 कैटेगरी हमारे पास है। वन वन मैनी वन के लिए हमें क्या देखना है? मैंने बताया डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए डिस्टिंक्ट इमेजेस इन बी। अगर डोमेन के अलग अलग एलिमेंट कोडोमेन के अलग अलग एलिमेंट से कनेक्टेड है तो वन वन और वन वन आंसर आ जाएगा, मैनी वन नहीं होगा। और अगर एटलीस्ट 2 एलिमेंट किसी एक एलिमेंट से कनेक्ट हो जाते हैं सेट बी के, तो फिर आंसर मैनी वन होगा। इनटू ऑन टू के लिए मैंने बताया कि रेंज और कोडोमेन, इसमें कनेक्शन देखना है। अगर रेंज कोडोमेन के इक्वल है तो फंक्शन को ऑन टू डिक्लेयर कर दें, और अगर रेंज कोडोमेन से छोटा है तो उस केस में फंक्शन इनटू हो जाएगा। स्टूडेंट कुछ एलिमेंट्री क्वेश्चन अब हम देखेंगे जिसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कोई भी क्वेश्चन या जो गिवन फंक्शन है वो इन 4 में से किस कैटेगरी के अंदर आता है। तो ये एक फंक्शन दिया हुआ है x माइनस 1000 और f मैपिंग, यही वाले f के लिए डेफिनेशन है कि f इज ए मैपिंग फ्रॉम n टू i। n हम जानते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो काउंटिंग नंबर्स हैं, और i है सेट ऑफ इंटीजर्स। तो अगर हम इस क्वेश्चन के एक एरो डायग्राम की बात करें तो जाहिर सी बात है कि हमारा डोमेन का सेट यहाँ पर n है, तो एक सेट n बनेगा, दूसरा सेट i बनेगा, और n से i में
ये फंक्शन f डिफाइंड है। तो n के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट है नेचुरल नंबर वो स्टार्ट होता है 1 से, देन 2, फिर 3, फिर 4 एंड सो ऑन। अब क्वेश्चन उठता है कि 1 को किस एलिमेंट से कनेक्ट करना है। तो 1 किस एलिमेंट से कनेक्ट होगा, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया, उसके लिए हमें यहाँ y का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ये तो आपको इसलिए दिया गया है जिससे आपको ये पता चले कि डोमेन और कोडोमेन क्या है, n और i। इससे हम मालूम करेंगे कि x के करस्पॉन्डिंगली y की वैल्यू क्या आती है, क्योंकि ये जो y है f इमेज यही रेंज को बिलोंग करता है। तो x का हमने फर्स्ट वैल्यू n सेट से 1 उठाया और इसको यहाँ पुट करके y का वैल्यू निकाला, जिसे f ऑफ 1 भी कहा जा सकता है। f ऑफ 1 मतलब वैल्यू ऑफ f एट x इक्वल टू 1 या f इमेज ऑफ 1। तो 1 अगर हम यहाँ पुट करें तो y का वैल्यू आ जाएगा -999। अगर x इक्वल टू 2 यहाँ पुट किया जाए तो y का वैल्यू आता है -998। 3 पुट करके देखते हैं तो y का वैल्यू बनेगा -997। इसी तरीके से 4 पुट करिए तो आंसर आएगा -996 एंड सो ऑन। तो पहले बात कर लेते हैं इनटू और ऑनटू की। पैटर्न को देखें तो जैसे जैसे x का वैल्यू 1 2 3 4 5 आगे बढ़ रहा है, y का वैल्यू भी आगे की तरफ बढ़ रहा है -999 ऑनवर्ड्स। ऑनटू के लिए मैंने अभी क्या बताया, ऑनटू के लिए मैंने ये कहा कि अगर हमारी रेंज इस i के इक्वल आ जाती है, अगर हमारी रेंज कोडोमेन से एज इट इज मैच कर जाती है, तब हम ये कह पाएंगे कि फंक्शन ऑनटू है। तो क्या लगता है ये जितने एलिमेंट आए हैं y के यहां से कनेक्ट होकर के, क्या इनके कंप्लीट कलेक्शन से एंड सो ऑन हम ये कोडोमेन बना पाएंगे? क्या इस पूरे कलेक्शन को मिलाने से i आ पाएगा? ध्यान रहे ये सारे एलिमेंट हैं इंटीजर ही, लेकिन देखना ये नहीं होता है ऑनटू में कि ये एलिमेंट इसको बिलोंग करते हैं या नहीं। देखना ये होता है कि जितने भी एलिमेंट आए हैं पीछे से कनेक्ट होके रेंज के, क्या वो आपस में मिलाकर कंप्लीट कोडोमेन बना पाएंगे? तो आंसर है नो, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये वैल्यूज आगे बढ़ रही हैं, पर -999 के पीछे भी तो कुछ वैल्यूज हैं, -1000 -1001 एंड सो ऑन। मतलब सेट i में कई इंटीजर ऐसे भी हैं -1000 और उसके पीछे वाले जो कि खाली रह जाएंगे। खाली रहने का मतलब यह है कि दीज एलिमेंट्स आर हैविंग नो प्री इमेज इन सेट n। तो मैंने बताया था अगर कोडोमेन में एक भी एलिमेंट खाली रह गया, सिंगल एलिमेंट भी, एक भी एलिमेंट अगर यहाँ खाली रहता है, तो इसका मतलब साफ है कि हमारी रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं हो पाएगी, यानी कि रेंज कोडोमेन से छोटी रह जाएगी, बराबर नहीं हो सकती है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा दिस फंक्शन इज इनटू। जहां तक 1 1 मैनी 1 का क्वेश्चन है, क्योंकि हमें इनटू के साथ साथ अभी भी यहां पर अगर हम टाइप्स देखें तो 2 तरह की पॉसिबिलिटी है, आंसर ये भी हो सकता है, आंसर ये भी हो सकता है। हालांकि ये एक बहुत ही एलिमेंट्री एग्जांपल है, आप डायरेक्टली देख सकते हैं कि जो डायग्राम हमारे सामने है ये 1 1 होगा कि मैनी 1। भाई 1 से -999 आया, 2 से -998 आया, 3 से -997 आया। तो अलग अलग x की वैल्यू के लिए ये सब x की वैल्यू है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि हमें 2 y सेम मिल जाए? ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे x की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, करस्पॉन्डिंगली आप देख सकते हैं कि y की वैल्यू में भी 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है। यानी कि जितने x हम यहाँ आगे बढ़ाएंगे उतने ही y की वैल्यू हमें आगे बढ़ के मिलती जाएंगी। तो ऐसा कभी होगा ही नहीं कि 2 डिफरेंट x के लिए सेम y आ जाए। इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये इनटू के साथ साथ 1 1 भी है। इसका आंसर हो जाएगा 1 1 एंड इनटू। एक और एग्जांपल देखते हैं। f इज ए फंक्शन फ्रॉम r टू r, मतलब डोमेन भी रियल नंबर है और कोडोमेन भी रियल नंबर है, और fx इज डिफाइंड इन सच अ वे। तो इस फंक्शन को एनालाइज करके देखना है कि ये इन 4 कैटेगरी में से किस केस में आता है।
सबसे पहली बात, रूट एक्स स्क्वायर को हमेशा मॉड एक्स लिखना है। यह है तो बड़ा बेसिक पॉइंट, लेकिन मैंने कई बार रेगुलर क्लास में देखा है कि काफ़ी स्टूडेंट इस वैल्यू में भी कंफ्यूज रहते हैं। बहुत ही एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट है। कभी भी आपको रूट एक्स स्क्वायर नजर आए तो उसको प्लस माइनस एक्स ना लिखें, उसको मॉड एक्स लिखें, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ ए पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, स्क्वायर रूट ऑफ ए नॉन नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। तो जब भी रूट एक्स स्क्वायर कहीं आता है तो उसको मॉड एक्स लिखना है, ना एक्स लिखना है ना प्लस माइनस एक्स लिखना है। मॉड एक्स प्लस माइनस एक्स होगा जरूर, लेकिन केस फॉर्मेशन के बाद पिछले जो बेसिक के लेक्चर हैं अगर आप उनको रिवाइज करेंगे, जो मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं, उन लेक्चर्स में भी आप देख सकते हैं कि मॉड एक्स को किस तरीके से हम केस वाइज फॉर्म करते हैं, केस वाइज इसको आगे एनालाइज किया जाता है। फिलहाल रूट एक्स स्क्वायर डायरेक्टली मॉड एक्स के इक्वल है, इस बात का ध्यान रखना है। तो मैंने यहाँ रूट एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर दिया है मॉड ऑफ एक्स से। अब अगर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया जाए तो हमें मॉड को हटाने के लिए केसेस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मॉड प्लस से खुलेगा या माइनस से, डिपेंड इस बात पे करता है कि हम इस x को कैसा एज्यूम करके चल रहे हैं। तो जैसा बेसिक में बताया गया है, एक केस बना लेते हैं x मोर देन और इक्वल टू 0 और एक केस बना लेते हैं x लेस देन 0। अगर आप x को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मानते हैं, मतलब नॉन नेगेटिव, तो उस केस में मॉड प्लस से खुल जाता है। तो मॉड के प्लस से खुलने का मतलब ये है कि ये अगर ये मॉड प्लस से ओपन होता है x प्लस एक्स इंटू 2/3, तो ये सॉल्व होकर आ जाएगा 4x/3। जबकि अगर x को नेगेटिव एज्यूम करते हैं तो ये मॉड माइनस से ओपन होगा बाय डेफिनेशन ऑफ मॉड, तो माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो y की जो दूसरी वैल्यू निकल करके आएगी fx की, वो आएगी 0। तो ये हमारा फंक्शन है, जो ओरिजिनल हमें फंक्शन दिया था उसको हमने थोड़ा सा सिंपलीफाई फॉर्म में लिखा है। आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि ये दो डिफरेंट फंक्शन 4x/3 और 0 दिख रहे हैं, लेकिन ओवरऑल ये एक ही फंक्शन है। इसको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करनी है। fx इक्वल टू 4x/3 इज वैलिड व्हेन डोमेन या वैल्यू ऑफ x इज मोर देन और इक्वल टू 0। मतलब ये फंक्शन 4x/3 तब तक यूज करना है जब तक x यानी कि डोमेन इस तरह का है। जैसे ही डोमेन चेंज होगा फंक्शन का टाइप चेंज हो जाएगा। मतलब आप इसको इस तरीके से समझिए कि y इक्वल टू 4x/3 इज फॉर दिस कंडीशन ऑफ x एंड y इक्वल टू 0 इज फॉर दिस कंडीशन ऑफ x। अगर हम चाहें तो हम इन दोनों फंक्शन के ग्राफ भी बना सकते हैं। y इक्वल टू 4x/3 का ग्राफ बनाना और y इक्वल टू 0 का ग्राफ बनाना कोई मुश्किल ग्राफ नहीं है, क्योंकि कोऑर्डिनेट आप लोग पढ़ चुके हैं। y इक्वल टू mx स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होती है, और y इक्वल टू 0 भी स्ट्रेट लाइन है विच इज x एक्सिस। तो अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें y इक्वल टू 4x/3 और y इक्वल टू 0 का, तो y इक्वल टू 4x/3 ओरिजिन से पास होने वाला एक लाइन है जिसका स्लोप 4/3 है। mx में m स्लोप होता है, पॉजिटिव स्लोप है, तो एज्यूम कर लेते हैं कि इस तरीके से कुछ ये स्ट्रेट लाइन बनेगी ओरिजिन से पास होने वाली। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि हमने स्ट्रेट लाइन की जगह रे क्यों बनाई है, क्योंकि अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन तो नीचे की तरफ भी एक्सटेंड होनी चाहिए। फिर मैं उसी पॉइंट पर आ रहा हूं कि y इक्वल टू 4x/3 आपको ड्रॉ जरूर करना है, लेकिन ये वैल्यू तब आई है जब आपने x पर ये कंडीशन लगाई है। कहने का मतलब अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन ऑन x वी मस्ट हैव y इक्वल टू 4x/3। ये वैल्यू इस कंडीशन की वजह से है। और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब हम क्या समझते हैं? x मोर देन और इक्वल टू 0 का मतलब यह है कि हम y एक्सिस के राइट वाले पार्ट की बात कर रहे हैं। तो अगर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब 0 के आगे जितना भी पार्ट है उस पार्ट में ही हम इस 4x/3 का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो अगर मैं इस लाइन को पीछे भी एक्सटेंड कर देता हूं ऐसे, तो ये जो ग्राफ यहां बनेगा ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को सपोर्ट नहीं करेगा। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 y एक्सिस के राइट वाले पार्ट को कहते हैं।
तो हमने इस लाइन का उतना ही हिस्सा बनाया जो इस y एक्सिस या इसके राइट में है। इसी तरीके से जब आप y इक्वल टू 0 का ग्राफ बनाएंगे, जो कि x एक्सिस होता है, x एक्सिस ये है, लेकिन इस ग्राफ को भी हमें यहीं पर रोकना होगा, इसके राइट में नहीं ले जाना है, क्योंकि y इक्वल टू 0 के आगे x स्मॉलर देन 0 मेंशन्ड है। तो x स्मॉलर देन 0 का मतलब क्या हुआ कि हम जो ग्राफ बनाएंगे वो y एक्सिस के लेफ्ट में बनाएंगे। तो फाइनली ये जो हमारा फंक्शन है इसका दो पार्ट में ग्राफ आया। पहला पार्ट 4x/3 स्ट्रेट लाइन, पार्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन, पूरा स्ट्रेट लाइन नहीं बनाया गया है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की वजह से केवल राइट वाला पार्ट ड्रॉ किया गया है। उसी तरीके से y इक्वल टू 0 और x लेस देन 0, इसका मतलब ये वाला पार्ट x एक्सिस का, जिसे हम नेगेटिव x एक्सिस भी कह सकते हैं, बिकॉज फॉर y इक्वल टू 0 कंडीशन इज x स्मॉलर देन 0। तो ये फाइनल ग्राफ इस फंक्शन का है। हमने फंक्शन को सिंप्लीफाई किया, उसके बाद ग्राफ ड्रॉ किया है, तो ये फाइनल ग्राफ इस फंक्शन के लिए है। अब आप इस ग्राफ को ध्यान से देखें और ये सोचें कि इस फंक्शन को हम 1 कहेंगे कि मैनी वन। पहले 1 मैनी वन पर डिसाइड करना है कि ये फंक्शन 1 होगा या मैनी वन होगा। ये फ्लैट ग्राफ जो एक्स एक्सिस का है हमें ये बता रहा है कि कितने पॉइंट पर y की वैल्यू सेम है। जब भी कोई ग्राफ कांस्टेंट हो जाए, कांस्टेंट से मेरा मतलब है हॉरिजॉन्टल लाइन फॉर्म में आ जाए, तो कितने x ऐसे होंगे जिस पर y की वैल्यू सेम होगी। ऑब्वियस है, इस x पर अगर देखें तो y 0 है, इस पर y 0 है, इस पर भी y 0 है, तो बहुत सारे x ऐसे हैं जिस पर y का वैल्यू सेम है। तो मैनी वन फंक्शन ऐसे ही फंक्शन को कहते हैं जिसमें 2x के लिए कम से कम सेम y की वैल्यू आ रही हो। आप यहां से भी डायरेक्ट आंसर बता सकते थे, ग्राफ खींचना ड्रॉ नहीं है, ग्राफ तो मैंने जस्ट ग्राफ जो हमने खींचा है वो खींचना कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन ग्राफ मैंने थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए खींचा है। आंसर तो यहां से भी विजिबल है। इस डोमेन के लिए y 0 है, मतलब अगर मैं x का वैल्यू -2 लेता हूं तब भी y 0 है, x का वैल्यू -1 लूंगा तब भी y 0 है, x का वैल्यू -3 लेता हूं तब भी y 0 है। तो बहुत सारे x लेने पर y का वैल्यू फिक्स है, इसका मतलब मल्टीपल x के लिए y फिक्स है। और मैनी वन का डेफिनेशन यही तो है कि बहुत सारे x के लिए कम से कम 2x के लिए अगर y सेम आता है तो ऐसे फंक्शन को हम मैनी वन कहते हैं। तो इसकी वजह से या इस हॉरिजॉन्टल पार्ट की वजह से हम ये कह सकते हैं कि इस फंक्शन का आंसर मैनी वन होगा। क्वेश्चन उठता है, क्या ये फंक्शन इनटू है कि ऑन टू? एक बार फिर से ऑन टू की बेसिक डेफिनेशन पे चलते हैं। अगर रेंज कोडोमेन के इक्वल आ जाए तब ऐसे फंक्शन को ऑन टू फंक्शन बोला जाता है। अगर रेंज कोडोमेन के इक्वल आ जाए तो ऐसा फंक्शन ऑन टू होता है। रेंज का एक बड़ा ही बेसिक मेथड है। अगर हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया है, रेंज का मतलब है y की वैल्यू। जैसे अगर हमें इस फंक्शन की रेंज निकालनी है या इस फंक्शन की रेंज निकालनी है, तो रेंज मतलब हम y का वैल्यू खोज रहे हैं। तो y का वैल्यू ग्राफिकली बहुत इजीली दिखता है। अगर आप इस ग्राफ को देखेंगे तो इस ग्राफ में y का वैल्यू, y मतलब हाइट, किसी भी ग्राफ में जो हाइट होती है वही y है। तो जब आपसे कहा जाए कि रेंज निकालिए, तो ग्राफिकली कहने का मतलब यह है कि आपको उस ग्राफ की हाइट देखनी है। मिनिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट, कहां तक y का वैल्यू जा रहा है, उसी y के इंटरवल को रेंज कहते हैं। तो इस ग्राफ में जो y की हाइट है, अगर इस ग्राफ की मिनिमम हाइट की बात की जाए तो मिनिमम हाइट तो हम देख सकते हैं 0 है। मिनिमम हाइट 0 है क्योंकि नेगेटिव में तो ग्राफ जा नहीं रहा है, और 0 के बाद भी इस ग्राफ की हाइट बढ़ती जा रही है। और मैक्सिमम हाइट कहां तक जाएगी? ऊपर में। ये एरो बता रहा है कि मैक्सिमम हाइट जाएगी इंफिनिटी तक। तो ये आ गई इस फंक्शन की रेंज। तो रेंज आया है 0 से इंफिनिटी तक, 0 पर क्लोज्ड है,
रेंज मतलब वाई, वाई मतलब ग्राफ की हाइट मिनिमम से मैक्सिमम तक, कंटिन्यूस ग्राफ ये दिख रहा है हमें। तो ये रेंज क्या कोडोमेन से मैच हो पाती है? ये रेंज है और ये हमारा कोडोमेन था, क्या रेंज और कोडोमेन बराबर है? अगर रेंज और कोडोमेन बराबर होते तो आंसर होता ऑन टू, लेकिन रेंज कोडोमेन से छोटा रह गया, सेट ऑफ रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होता है। तो क्योंकि रेंज कोडोमेन से छोटा कलेक्शन है, इसका मतलब ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगा। इसका मतलब रेंज इज ए पार्ट ऑफ कोडोमेन नॉट इक्वल टू कोडोमेन। तो ऐसे केस में ऑन टू आंसर नहीं आ सकता। तो आंसर हो जाएगा मैनी वन एंड इनटू। तो यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, एफ एक्स इज मैनी वन एंड इनटू। स्टूडेंट्स आप लोग इस बात का ध्यान रखें कि अभी जो मैं फंक्शन में टाइप्स बता रहा हूं, इस पर बेस्ड जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपको अभी ट्राई नहीं करने हैं, क्योंकि ये जो मैंने एग्जांपल्स उठाए, अगर आप लेक्चर को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि डोमेन बता दिया गया है, रेंज बता दिया गया है, टाइप्स ऑफ फंक्शन बता दिया गया है, बहुत कुछ बता दिया गया है, मैनी वन इनटू ऑन टू, रेंज किस तरीके से ग्राफिकली देखते हैं ये भी बता दिया गया है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जो भी मैंने यहाँ पर इंफॉर्मेशन अभी दी है, ये जस्ट समझाने के पर्पज से कि आप इन वर्ड से यूज टू हो जाएं, आपको ये समझ में आ जाए कि टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या है, डोमेन रेंज क्या है, कोडोमेन क्या है, रेंज और कोडोमेन के आपस की इक्वेशंस कैसी हों कि जिससे हम ऑन टू या इन टू डिसाइड कर पाएँ। लेकिन आपको जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है, इससे आप टर्म्स और इन टर्म्स के बेसिक यूज तो सीख गए हैं, लेकिन आप इस पर अभी क्वेश्चंस नहीं बना सकते। जैसे अगर आप कोई भी ऐसा क्वेश्चन उठाते हैं जो जेई एडवांस में पहले आया हो, जिसमें टाइप ऑफ फंक्शन के बारे में पूछा गया हो, तो वो आपसे बनने के चांसेस अभी बहुत कम है, क्योंकि इन क्वेश्चंस को बनाने के लिए आपको सबसे पहले रेंज के सारे मेथड सीखने होंगे। नॉर्मली जो फंक्शन में क्वेश्चंस करने का ऑर्डर होता है, वो ऑर्डर में पहले डोमेन के क्वेश्चंस हमें बनाने होते हैं, डोमेन निकालने के जो भी मेथड्स हैं वो सीखने होंगे। डोमेन के बाद नेक्स्ट आता है रेंज, डिफरेंट मेथड्स हैं रेंज फाइंड करने के, एक पूरा लेक्चर मिनिमम रेंज पर ही लगेगा, एक कंप्लीट लेक्चर डोमेन पर लगेगा। उसके बाद टाइप्स ऑफ फंक्शन पर क्वेश्चन करने में भी एक कंप्लीट लेक्चर लगेगा। तो इसलिए आप अभी डोमेन, रेंज, टाइप्स ऑफ फंक्शन के क्वेश्चन ना बनाएं। ये सब जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, इनको बताने का पर्पस ये है कि हमें आगे फंक्शन से पहले ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस पर जाना है, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमें इस बेसिक इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी। तो अभी आप डोमेन रेंज के क्वेश्चन स्किप कर दें, और जिस ऑर्डर में भी मैं आगे पढ़ा रहा हूं, उस ऑर्डर के अकॉर्डिंगली आप इन लेक्चर्स को रिवाइज करें। टाइप्स ऑफ फंक्शन के बाद अब हम आगे इस टाइप्स ऑफ फंक्शन से रिलेटेड जो नेक्स्ट टॉपिक है उस पर जाएंगे, उस पर बेस्ड कुछ एलिमेंट्री क्वेश्चंस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे इसके आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है उस पर डिस्कशन करेंगे। इस टॉपिक के बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम सबसे पहले ग्राफ्स के बारे में बात करेंगे, जो भी हमारे स्टैंडर्ड ग्राफ्स हैं, एलिमेंट्री ग्राफ्स हैं, और जो ग्राफ बनाने की कुछ टेक्निक्स हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शंस में जो इम्पोर्टेंट ग्राफ्स आते हैं, इन सभी ग्राफ पर हम अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। और उसके बाद इन ग्राफ्स की हेल्प से क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं, इस पर आगे डिस्कशन करेंगे।